वेलकम टू द एक्सीलेंस क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किन फैक्टर से अफेक्ट होगी, उनको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है या कौन कौन से टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्क्राइब करेंगे। डिसोल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन देखिए। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट और व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्स टू द सॉल्वेंट, देन द सॉल्यूट डिसॉल्व्स। जैसे ही हम कोई सॉलिड सॉल्यूट लेंगे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे, डिसॉल्व होने लगेगा, या ऐड कराना स्टार्ट करेंगे, डिसॉल्व होने लगेगा। द सॉल्यूट डिसॉल्व्स बिकॉज इट्स पार्टिकल्स, द सॉल्यूट डिसॉल्व्स बिकॉज इट्स पार्टिकल्स गो इनटू द लिक्विड एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन increases and its concentration in the solution increases। क्या बताया मैंने? When a solid solute is added to the solvent or dissolved to the solvent, comma, the solute dissolves because its particles go into the liquid and its concentration in the solution increases. This process is known as dissolution. Its concentration in the solution increases. This process is known as dissolution. This process is known as dissolution or called as dissolution भी कहते हैं। This is the dissolution। लर्न करना है आपको, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज डिसोल्यूशन, आप बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ अब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझेंगे। सच अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a given conditions, no more solute can be dissolved at a given conditions of temperature and pressure is called saturated solution। A solution in which no more solute can be dissolved at a given conditions of temperature and pressure is called saturated solution। वो solutions जिसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करा सकते, जितना मैक्सिमम होना था हो चुका, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड के लिए ए solution in which more solute can be dissolved at the same temperature is called unsaturated solution। स्टूडेंट उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, बट यहाँ पे अभी हमने किसकी बात की कि जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं डेफिनेशन राइट कर रहा हूँ। तो अभी हमने किसके बारे में बताया? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, आपको याद रखना है हमेशा। एंड अभी जो हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड की, तो वहाँ पे कंडीशंस थोड़े से डिफर होंगे, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। वो सॉल्यूशन जहाँ पे हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं या वहाँ ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कराने की पॉसिबिलिटी है, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सिंपली डेफिनेशन क्या हुआ? इन विच ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड unsaturated solution। तो सैचुरेटेड नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एंड अनसैचुरेटेड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें हम ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करा सकते हैं, अभी सैचुरेशन नहीं आया है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। क्या एस्टैब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम। इट इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दो प्रोसेस के बीच में, बिटवीन द डिसोल्यूशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन। सो इक्विलिब्रियम बिटवीन dissolution and crystallization established, equilibrium established between the process of dissolution and crystallization। equilibrium establish हो जाता है at the stage of saturated solution।
एट द स्टेज ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन से शो कर सकते हैं, रिएक्शन से हम शो करेंगे अब इसे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम गिव्स आउट क्या करेगा? सॉल्यूशन गिव्स आउट करेगा। तो ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का स्टेज हो गया, जहाँ पे हमने ये बताया कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही प्रोसेस आपकी इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो जाती हैं। अब रिएक्शन से हम इसको शो कर सकते हैं। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिएक्टेंट साइड इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो रिएक्शन यहाँ अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सॉल्यूशन हमें फॉर्म हो रहा है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। और इफ़ अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी जा रही है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो दीज आर टू प्रोसेसेस, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश एट द स्टेज ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो नाउ हम फिर से एक बार इसको देखेंगे। इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है? दो प्रोसेस के बीच में एस्टैब्लिश हो रहा है। लिसन केयरफुली स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को और आपको लर्न हो जानी चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज पे जब स्टूडेंट सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड होने लगा है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन के बीच में। तो फॉरवर्ड में आपको सॉल्यूशन और बैकवर्ड में सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल जाएंगे, और बैकवर्ड रिएक्शन आपकी क्रिस्टलाइजेशन से होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी डिसोल्यूशन से होगी। फिर से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को डिस्कस किया। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व्स, किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को लिया, हमने डिजॉल्व कराया है किसी सॉल्वेंट में या ऐड कराया है सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, घुलना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिक्विड में जा रहे हैं और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ेगा, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन। ठीक है ना? तो कभी भी किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में आप करा रहे हो अगर ऐड, तो डिसोल्यूशन होता है प्रोसेस। और ये जो सॉल्यूशन है, अब दो टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, तो उसी में बता रहे हैं वही सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, दिस इज द सैचुरेटेड, एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करा सकते हैं सेम टेम्परेचर पे, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर आपने क्या कहा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू प्रोसेसेस। साथ में बोलिए, बिटवीन द टू प्रोसेसेस डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एट द स्टेज ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड इसको फिर हमने किससे शो किया है? आपको रिएक्शन शो करके बता दिया। और अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉलिड, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्या कहा मैंने? द अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो अमाउंट हमने किसी सॉलिड का लिया है और उसको 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हमने कराया है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी फॉर दैट सॉलिड। उस सॉलिड के लिए जो कि हमारा सॉल्यूट है, उसके लिए वो सॉल्युबिलिटी होगा। तो फिर से डेफिनेशन एक बार रिपीट करेंगे। इट इज द amount of the solid that dissolves in 100 gram of the solvent at a given temperature to form a saturated solution. To form a saturated solution. So ये definition है solubility का, आपको learn करना है, अच्छे से memorize कर लीजिए। और आपके बाद factors affecting the solubility of a solid in a liquid। factors की बात करेंगे कि फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड को। कौन से फैक्टर्स हैं? दो टाइप के फैक्टर्स हैं जो आपके इफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हैं, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टू फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है, अभी जैसे मैंने बताया, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, व्हाटएवर, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड जो सेकंड है आपका वो टेम्परेचर है। तो फर्स्ट देखते हैं पहले कि
nature of the solute and solvent. This factor is based on the rule like dissolves like. By like dissolves like रूल है, और इसमें क्या है, पोलर कंपाउंड्स प्रेफरेंशियली डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, और नॉन पोलर प्रेफरेंशियली डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर में. जो पोलर हैं वो पोलर में जाएंगे, जैसे आयनिक कंपाउंड हैं पोलर हैं तो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व होंगे इजीली. सो दिस मीन्स दैट आयनिक और पोलर कंपाउंड्स, ध्यान सुनिए किसकी बात हो रही है, आयनिक और पोलर कंपाउंड्स dissolve more readily in polar solvents like water. वाटर हमारा पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होंगे मोर रेडिली इन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर, एंड आर वेरी लिटिल सॉल्युबल, एंड आर वेरी लिटिल सॉल्युबल और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं हम. जो आयनिक कंपाउंड्स आपके बहुत कम सॉल्युबल होंगे, या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल भी होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो वो मैं भी राइट कर रहा हूँ. और इनसॉल्युबल और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन पोलर का मतलब क्या है कि जो उनमें जो पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है, लाइक बेंजीन है आपका, ईथर है, CCl4 है जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं. ईथर भी आपका ऑर्गेनिक में आएगा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R से हम शो करते हैं, और बेंजीन हमको पता है C6H6 होता है. तो बेंजीन, ईथर एंड CCl4 एट्सेट्रा. तो सिंपली लाइक डिसॉल्व लाइक क्या कहता है, पोलर डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर में. अब सेकेंड देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में, बहुत वेरिएशन है, और 3 पॉइंट्स में बस ये आपको क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो हमारा डिस्कस कर रहा है आयनिक कंपाउंड्स. कुछ आयनिक कंपाउंड्स हम ले रहे हैं पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए है, और उनके लिए प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा. द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3, KNO3, NH4Cl, Ki, KCl, NaCl, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा. इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये जो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होगी. बिकॉज अब क्यों इंक्रीज होगी, तो उसका रीज़न बता रहे हैं. बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर दीज सब्सटेंसेज, दीज आयनिक सब्सटेंसेज एंडोथर्मिक. क्योंकि इन जो आयनिक कंपाउंड्स मैंने लिए हैं, इनका जो डिसोल्यूशन है, जब हम इनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराएंगे, पोलर सॉल्वेंट में इनको डिसॉल्व कराएंगे, तो वहाँ जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होगा. और एंडोथर्मिक का मतलब है उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑब्वियसली बात है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, KCl, Ki, NH4Cl एट्सेट्रा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज करेगी इनकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इनका जो डिसोल्यूशन है, मतलब इन आयनिक कंपाउंड्स का जो घुलना है किसी सॉल्वेंट में, वो आपका एंडोथर्मिक है, उसको हीट की रिक्वायरमेंट है. तो डेल्टा सोल्यूशन H मस्ट बी ग्रेटर देन द सोल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो आपकी 0 से ग्रेटर है. सॉल्यूट, और जो रिएक्शन के फॉर्म में शो कर देते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट इक्विलिब्रियम सोल्यूशन, और डेल्टा सोल्यूशन H इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. शो कर रहा है हमारा कि एंडोथर्मिक है ये रिएक्शन हमारी. तो हम बहुत सारा बता सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस हैं, एब्जर्व करते हैं हीट को ऑन फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, एंड देयरफॉर देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहते हैं, और एक बार रिपीट करके देख लीजिए. सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम. फैक्टर्स की बात मैंने बता दी आपको, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. 2 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व्स लाइक अभी डिस्कस किया, एंड दिस मीन्स द आयनिक कंपाउंड प्रेफरेंशियली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, और पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर, और नॉन पोलर प्रेफरेंशियली डिजॉल्व इन नॉन पोलर. अगर पोलर आप नॉन पोलर में डिजॉल्व कराओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली बात है डिक्रीज कर जाएगी.
और नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने बता दिया, ईथर बेंजीन CCl4। नाउ टेम्परेचर का इफेक्ट, और उसमें आपको एक पॉइंट मैंने भी डिस्कस किया है कि KNO3 NaNO3 NH4Cl KI और ये सारे जो हमने कंपाउंड्स लिए हैं इनके लिए आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और हीट और एंडोथर्मिक है, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी मतलब ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, सो विद राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट सेकंड नंबर बता रहा हूँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब कुछ आयनिक कंपाउंड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि वहाँ रिएक्शन एक्सोथर्मिक, उनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, तो ये आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है अच्छे से। Li2SO4 लिथियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, Ce2SO4 होल थ्राइस, सीरियम सल्फेट की बात हो रही है, Ce2SO4 होल थ्राइस। Na2CO3 इंटू H2O मोनोहाइड्रेट है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, इनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होगी टेम्परेचर के राइज पे, बिकॉज डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। और ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। डेल्टा सॉल्यूशन, अब एक रिएक्शन देख लीजिए जरा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन प्लस हीट, रिप्रेजेंटेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको शो कर रहे हैं सॉल्यूशन प्लस हीट, आपको शो करना है एग्जाम्स में अच्छे से। तो डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल्स टू नेगेटिव, रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगी, और एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और वहाँ जहाँ डेल्टा सॉल्यूशन H पॉजिटिव लिया था वहाँ क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। तो वेरिएशन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैसा है, वेरिएशन शो कर रहा है, वेरिएटिव है। कुछ कंपाउंड्स के लिए आपका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, कुछ के लिए एक्सोथर्मिक है, और कुछ के लिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही घट रही, तो उसको आपको हीट के बेसिस पे बताना, जो मैंने अभी ऐसे एलिब्रेट किया है आपको। तो थर्ड पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और एक ही कंपाउंड के लिए है, और वो है आपका सोडियम सल्फेट, उसकी हम बात करेंगे। द इर्रेगुलर बिहेवियर of Na2SO4 with increase in temperature और decrease in temperature और variation जो हमारा है, the irregular behavior of solubility of Na2SO4 with increase in temperature, इसको हम डिस्कस करेंगे कि Na2SO4 के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, और बहुत ईजी सा है। तो Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या होगा कंडीशन, the solubility of Na2SO4 firstly increases up to 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से सुनिए बहुत, कि सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज होगी 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन यानी वेरिएशन शो करेगा, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 डिक्रीजेस, एंड देन डिक्रीजेस। अगर आप 32.8 से और आगे जा रहे हो तो फिर सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस। तो अभी हमने बात जो की है वो बात हमने की है ट्रांजिशन टेम्परेचर की, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो सोडियम सल्फेट का केस थोड़ा सा डिफर है। तो इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, Na2SO4 की बात कर रहे हैं, देयर इज एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। इन दिस केस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डेकाहाइड्रेट, सॉलिड डेकाहाइड्रेट Na2SO4 into 10H2, डेकाहाइड्रेट Na2SO4 into 10H2O एंड एनहाइड्रस Na2SO4। तो 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड जिसके भी बात कर रहे थे हम स्टूडेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर की, तो वहाँ पे जो डेकाहाइड्रेट है आपका Na2SO4 into 10H2 और एनहाइड्रस है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उसको इस्टेब्लिश को हम शो कर रहे हैं, रिएक्शन से शो कर देते हैं। Na2SO4 into 10H2O इक्विलिब्रियम
एबव 32.8 Na2SO4 मिल रहा है, वो हमें मिलेगा एबव 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम उसके बिलो जा रहे हैं तो वापस बैकवर्ड में चली जाएगी रिएक्शन, हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। और सेकंड जो है हमारा या इफेक्ट की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मेनली फर्स्ट टू इफेक्ट्स हो गए हैं। और अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। तो मेनली दो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। और अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर है बहुत माइन्यूट है, नेग्लिजिबल है। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट और very small effect on the solubility of solids and liquids. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं the effect of pressure on the solubility of the solids and liquids is generally very small or insignificant. So pressure has no effect on the solubility of solids in liquids. सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व करा रहे हैं प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, और द इफेक्ट इज़ वेरी स्मॉल। हम ये भी कहेंगे कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट आना नहीं है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे जब आप उसको लिक्विड में डिजोल्व करा रहे हो, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं। और प्रैक्टिकली हम ये भी कह सकते हैं अनइफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर आई होप क्लियर हो रहा है आपको, और टेम्परेचर भी क्लियर होगा। तो इसमें थोड़ा सा और नेक्स्ट नाउ डिस्कस कर लेते हैं हम कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। अभी सॉलिड एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी की बात की थी, उसको डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो गैसेस को सॉल्युबल करा रहे हैं लिक्विड में, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगी। नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ हर एक चीज़ को। गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड्स टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशंस। गैसेस को आप डिजॉल्व करा रहे हो लिक्विड में, होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन। बाय द आईज यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज होमोजीनियस। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड। वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को किसी लिक्विड में अगर हमने डिजॉल्व करा उसको अफेक्ट करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड, 3 पॉइंट को डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। वेरी इजी, द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्टली। तो द फर्स्ट इज, राइट कर देते हैं, द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। गैस का नेचर कैसा होगा, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, इस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, क्योंकि कुछ गैसेस आपकी ज़्यादा एक्सटेंट तक सॉल्युबल हो जाती हैं, कुछ लेस सॉल्युबल होती हैं। और सेकंड जो आपको डिस्कस करना है वो टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और टेम्परेचर सिंपली। थर्ड है आपका प्रेशर। तो वही सारे फैक्टर्स हैं जो हमने अभी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के लिए लिक्विड में डिस्कस किए थे, वही गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए लिक्विड में डिस्कस कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स को। तो आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। फर्स्ट में देखिए, द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। तो वेरीज करती है सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी वेरीज करती है इन द सेम सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफर गैसेस के लिए सेम सॉल्वेंट में वेरीज करेगी, वेरिएशन होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ different gases in the same solvent varies, considerably vary करेगी, considerably vary करेगी, यानी वेरिएशन होना ही होना है। in the same extent varies, the solubility of different gases in the same extent varies, in the same solvent varies। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, N2H2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा, डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, मतलब जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम है ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक डिजॉल्व होती हैं, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है। जबकि कुछ गैसेस हैं जैसे अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका HCl है, दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो अब उसको बट NH3, SO2, HCl एक्सेट्रा आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर।
अब बिकॉज ये हाईली सॉल्युबल हैं, देन these gases NH3 and SO2 are highly soluble because reacts with water to form ammonium hydroxide, sulfurous acid and hydrochloric acid. सेकेंड देखते हैं, the solubility of gas decrease with increase in temperature. बिकॉज आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है तो उसका डिसोल्यूशन हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगा. तो अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा. फिर ध्यान से सुनिए कि किसी भी गैस को किसी लिक्विड में आप डिसॉल्व करा रहे हो, डिसोल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल बी डिक्रीज. गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. बिकॉज अभी मैं यहाँ रीजन राइट कर रहा हूँ. बिकॉज क्यों डिक्रीज हो रही है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द डिसोल्यूशन of a gas in liquid is always exothermic. बात समझ में आ गई होगी. अगर एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इसी बात डिक्रीज हो जाएगी. सो गैस प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा हमें? सॉल्यूशन प्लस हीट, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी. दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है. सो आपका सेकंड फैक्टर क्लियर हो गया बेटा. सेकंड फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको क्लियर हो गया है. नेक्स्ट थर्ड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे गैस उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर शॉर्ट में बता दिया आपको. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. क्या कहा मैंने? कोई भी गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर डालोगे उतनी ही गैस सॉल्युबल होती जाएगी. तो फिगर से यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसको फिगर ड्रॉ कर देते हैं. तो फिगर से क्लियर हो जाएगा आपको बहुत आसानी से कि कब हम, यहाँ फिगर है आपके सामने. तो यहाँ हमने वाटर ले रखा है और गैस डिसॉल्व करा रहे हैं. फर्स्ट में हमने W1 दिया है, सेकंड में W1 W2. वेट ज़्यादा है तो आप देख रहे हो जहाँ पे वेट ज़्यादा है वहाँ पे पिस्टन नीचे तक जा रहा है. गैसियस मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं वाटर के, और वहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है. जबकि जो फर्स्ट है वहाँ W1 है तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई. तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. तो सीधा सा जो मैं बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप मास बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती जाएगी. तो इस पे आगे हेनरी का एक लॉ भी है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या इसी में देखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. तो क्या उससे रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? द कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सॉल्यूशन. किसी भी डिजॉल्व्ड गैस का जो कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है. और हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे. तो इसी पे हेनरी ने अपना क्लॉ दिया था कि मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रेशर. एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. ठीक है ना? तो इसी पे बेस्ड हेनरीज लॉ है. नाउ हेनरीज लॉ न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड ध्यान से देखिए. हेनरीज लॉ, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए गैस, कोई भी गैस है उसका जो मास, द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. जितना गैस का मास हम ले रहे हैं, जितनी गैस हम ले रहे हैं उसको जितने सॉल्वेंट के पर यूनिट पे हम डिसॉल्व करा रहे हैं. द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या कहा स्टूडेंट्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मास ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pressure of the gas. Is directly proportional to the
pressure of the gas. In equilibrium with the solution. So हेनरी ने क्या कहा, जो mass of the gas है, the mass of the gas dissolved in a solvent at a constant temperature is directly proportional to the gas in equilibrium with the solution. तो सिंपली आप बता सकते हो कि m is directly proportional to p, where m is the mass of the gas, p is the pressure of the gas. तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा मास ऑफ द गैस डिजॉल्व. सो m is directly proportional to p, where हम कह सकते हैं m इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा k p. जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो इक्वल टू में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वेयर k क्या है, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. इस लॉ से हमें क्लियर हो गया, मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेशर ऑफ द गैस उतना ज़्यादा मास ऑफ द गैस डिजॉल्व होगा. एंड वेयर m जो है आपका स्मॉल m इज the mass of the gas. So this is Henry's law. I hope it is clear to you. And now quick revision कर लेते हैं एक बार कि अभी रिसेंटली इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हमने डिस्कस किया है, या उससे पहले मैंने बताया था डिफरेंट गैसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे. डिफरेंस गैसेस डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट एंड 2H2O2 डिजॉल्व होते हैं वाटर स्मॉल एक्सटेंट, बट NH3 NH2SO2 हाईली सॉल्युबल. बिकॉज हाईली सॉल्युबल बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. NH3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा वाटर के साथ, ठीक है ना, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद सॉल्वेंट कर जाते हैं, इसलिए हाईली सॉल्युबल है. NH3 है, SO2 है. सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मेमोराइज कर लीजिए, बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन ए लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात की, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. तो प्रेशर के साथ इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर आप लगाओगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. और इसी पे बेस्ड हेनरीज लॉ है आपका. इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द गैस dissolved per unit volume of the solvent is directly proportional to the pressure of the gas. Per unit volume of the solvent की बात की है. At a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas, and m is directly proportional to V, and m is equals to Kp. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी का नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे.